बच्चों, आज की क्लास में हम लोग निस्तापन, भर्जन तथा प्रगलन क्या होता है इसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं निस्तापन, भर्जन तथा प्रगलन क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा। निस्तापन क्रिया को निस्तापन क्रिया को उदाहरण देते हुए समझाइए। निस्तापन की व्याख्या कीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। जो हमारा सांद्रित अयस्क होता है, सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे, यानी कि जो अयस्क है उसका कुछ गलनांक होगा, उसके गलनांक के नीचे ताप पर वायु की अनुपस्थिति में, यानी कि जो निस्तापन की प्रक्रिया है, देखिए निस्तापन यानी कि इसमें जो वायु है, वायु की क्या होती है, अनुपस्थिति होती है। वायु की अनुपस्थिति या कम मात्रा में गर्म करके उसमें से नमी, हाइड्रेशन, जल तथा अन्य वाष्पशील पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। यह जो हमारी प्रक्रिया होती है वायु की अनुपस्थिति में या कम मात्रा में कराई जाती है। और जो भी वाष्पशील पदार्थ होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको वाष्प के द्वारा बाहर निकाला जा सकता है, तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं उन्हें वाष्पशील पदार्थ कहते हैं। और जो वाष्पशील पदार्थ हैं, वाष्पशील पदार्थों को बाहर निकालने की ये जो प्रक्रिया है इसे निस्तापन कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। इस प्रक्रम में, ये जो हमारा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में या इस प्रक्रम में अयस्क को बिल्कुल भी पिघलने नहीं दिया जाता है। यानी कि जो हमारा अयस्क होता है उसको पिघलाते नहीं है, बस गर्म करते हैं। ठीक है, ऐसा गर्म करते हैं कि पिघलने नहीं दिया जाता है। धातु कार्बोनेटों तथा हाइड्रोक्साइडों को गर्म करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल निष्कासित करके धातुई ऑक्साइडों को भी प्राप्त करना निस्तापन कहलाता है। निस्तापन प्रक्रम के फलस्वरूप अयस्क जो हमारा होता है शुष्क तथा छिद्रमय हो जाता है। कैसा हो जाता है? शुष्क तथा छिद्रमय हो जाता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आप लोग एग्जाम्पल के रूप में समझिए। हमारे पास बॉक्साइट है Al2O3 2H2O। ये हमारा जो बॉक्साइट है, बॉक्साइट Al2O3 2H2O अयस्क का निस्तापन करने पर उसमें उपस्थित हाइड्रोजन जल वाष्पित होकर बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर समझिए हमारे पास बॉक्साइट है और इस बॉक्साइट का हम लोग क्या कर रहे हैं, निस्तापन कर रहे हैं। इसमें जो हमारा अयस्क होता है इसको हम लोग गर्म करते हैं वायु की अनुपस्थिति में या फिर बहुत कम मात्रा में। तो होगा क्या, हमारे पास क्या बनेगा, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लिख लीजिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और क्या बनता है, जलवाष्प। जलवाष्प बाहर निकल जाता है और जो हमारे पास बचता है एक ऐसा होता है शुष्क तथा छिद्रमय होता है। ये हमारा प्रोसेस क्या था, निस्तापन था। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं भर्जन क्या है। देखिए बच्चों, भर्जन क्या है, यह क्रिया किन सांद्रित अयस्कों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। भर्जन को उदाहरण देते हुए समझाइए या फिर भर्जन क्रिया में प्रयुक्त होने वाली भट्टी का नामांकित चित्र बनाइए तथा समीकरण दीजिए। भर्जन क्रिया में जिस भट्टी का उपयोग किया जाता है उस भट्टी का आपको चित्र बनाने के लिए दिया जा सकता है। या फिर देखिए क्वेश्चन और किस तरीके से पूछा जा सकता है, भर्जन क्या है, कॉपर पायराइड के भर्जन में होने वाली अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। या फिर इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, भर्जन पर टिप्पणी लिखिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इन सारे सवालों का जवाब ढूंढते हैं। आप लोग देखिए यहाँ पर जो भर्जन की क्रिया है उसको हम लोग समझते हैं। और जो भर्जन की क्रिया है वो किस भट्टी में कराई जाती है, परावर्तनी भट्टी में कराई जाती है।
बहुविकल्पीय प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है कि जो भर्जन की क्रिया है वो किस भट्टी में कराई जाती है, तो आपका आंसर क्या होगा, परावर्तनीय भट्टी में। चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि भर्जन क्या होता है। समझिए, सांद्रित अयस्क को, जो हमारा सांद्रित अयस्क है, सांद्रित अयस्क को अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलाकर उसके गलनांक के नीचे, यानी कि हम लोग इतने टेम्परेचर पर गर्म करते हैं कि जो हमारा सांद्रित अयस्क है वो गले ना, पिघले ना, ठीक है। तो उतना टेम्परेचर लेते हैं ताकि वो पिघले ना। गलनांक के नीचे वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में, इसमें वायु की में नियंत्रित मात्रा की आवश्यकता होती है, ठीक है। वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहा जाता है। तो बच्चों आप लोग समझ गए भर्जन क्या होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यह क्रिया, जो हमारी भर्जन की क्रिया है, सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त की जाती है। किसके लिए प्रयुक्त की जाती है, सल्फाइड अयस्कों के लिए। अब यहाँ पे समझिए, भर्जन तथा निस्तापन में केवल इतना ही अंतर होता है। कितना अंतर होता है कि भर्जन निस्तापन की अपेक्षा कुछ अधिक ताप तथा वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में पूर्ण होती है। जो हमारी भर्जन की प्रक्रिया होती है, भर्जन की प्रक्रिया में जो टेम्परेचर होता है, जो ताप होता है, क्या होता है, निस्तापन की अपेक्षा में कुछ अधिक होता है, ठीक है। निस्तापन की अपेक्षा कुछ अधिक होता है। और इसमें जो वायु की मात्रा होती है, कैसी होती है, वायु की नियंत्रित मात्रा की आवश्यकता होती है, नियंत्रित मात्रा। तो भर्जन और निस्तापन में आप लोग अंतर भी समझ गए होंगे। आगे देखिए, पूर्ण होती है भर्जन क्रिया के द्वारा, यानी कि जो हमारा भर्जन का प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, अयस्क आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत हो जाते हैं तथा अयस्क में उपस्थित, जो हमारा अयस्क है, अयस्क में उपस्थित सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी आदि अशुद्धियां ऑक्सीकृत होकर वाष्पशील ऑक्साइडों के रूप में पृथक हो जाती हैं। किस रूप में पृथक होती हैं, वाष्पशील ऑक्साइडों के रूप में पृथक हो जाती हैं। वाष्पशील ऑक्साइडों के रूप में पृथक हो जाती हैं। आगे देखिए, भर्जन की क्रिया को परावर्तनीय भट्टी में कराते हैं। किस भट्टी में कराते हैं, परावर्तनीय भट्टी में भर्जन की क्रिया को कराते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, हमारे पास परावर्तनीय भट्टी का फिगर बना हुआ है। परावर्तनीय भट्टी में यहाँ पे क्या रखा है, अयस्क रखा है, और ये जो चूल्हा है, इसके माध्यम से क्या किया जा रहा है, वायु की नियंत्रित मात्रा में, इधर से देखिए वायु जा रही है और यहाँ पे ईंधन भरा हुआ है। वायु की नियंत्रित मात्रा में क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, और इस तरीके से जो हमारी वाष्प है, जो गैसें, गैस इधर से बाहर निकलती है, जो वाष्पशील पदार्थ हैं, वाष्पशील पदार्थ की जो अशुद्धियां हैं, जैसे सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये अशुद्धियां क्या हो रही हैं, ऑक्सीकृत होकर वाष्पशील ऑक्साइडों के रूप में पृथक हो जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारी परावर्तनीय भट्टी है, इसको आप लोग बनाना सीख लेना, क्योंकि इसका नामांकित चित्र भी आप लोगों को बनाना आ सकता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये हमारी परावर्तनीय भट्टी है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग उसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल आप लोग समझिए। हमारे पास उदाहरण के रूप में हमारे पास समझिए क्या है, हमारे पास सांद्रित कॉपर पायराइट है। सांद्रित कॉपर पायराइट CuFeS2 है। जब CuFeS2 को कम ताप तथा वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में परावर्तनीय भट्टी में गर्म करने पर निम्नलिखित अवक्रियाएं संपन्न होती हैं। तो यहां पर देखिए क्या होता है, जो हमारा कॉपर पायराइट है, कॉपर पायराइट को हमने वायु की उपस्थिति में गर्म किया तो क्या बनता है हमारे पास, कॉपर सल्फाइड
फेरस सल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब बाहर निकल जा रही है सल्फर डाइऑक्साइड। आगे देखिए, जो हमारा कॉपर सल्फाइड है, जब इसको वायु की उपस्थिति में पुनः गर्म इसको वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास क्यूपरिक ऑक्साइड बनता है, और जो सल्फर डाइऑक्साइड हो क्या होती है, बाहर निकल जाती है। उसके बाद देखिए, जो हमारा आयरन सल्फेट है, आयरन सल्फेट को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड, और जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाती है। आगे देखिए, अयस्क में उपस्थित सल्फर तथा आर्सेनिक की अशुद्धियां वाष्पशील ऑक्साइडों में परिवर्तित हो जाते हैं। किस में परिवर्तित होती हैं, वाष्पशील ऑक्साइडों में परिवर्तित हो जाती हैं। सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, और जो हमारी आर्सेनिक है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाती है, आर्सेनिक ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड बनाती है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमने निस्तापन पढ़ा, हमने भर्जन पढ़ा। चलिए हम लोग देख लेते हैं जो निस्तापन तथा भर्जन है इसमें अंतर क्या होता है। अभी हमने अंतर देखा था, आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन पूछा गया निस्तापन तथा भर्जन में अंतर लिखिए, या फिर निस्तापन तथा भर्जन में अंतर समझाइए। तो आप लोग समझ लीजिए, निस्तापन में अयस्क को, जो हमारा निस्तापन होता है, निस्तापन में अयस्क को निम्न ताप पर, किस ताप पर, निम्न ताप पर वायु की अनुपस्थिति में या कम मात्रा में गर्म किया जाता है। जबकि भर्जन में जो हमारा अयस्क होता है, अयस्क को उच्च ताप पर, इतना उच्च ताप होता है कि वो पिघले ना, ठीक है, वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म किया जाता है। अंतर समझ गए स्टूडेंट्स आप लोग। निस्तापन की क्रिया में वायु की अनुपस्थिति होती है, या फिर अगर मात्रा होती भी है तो बहुत कम होती है, और ताप कैसा होता है, निम्न ताप होता है। समझ लीजिए, यहाँ पे निस्तापन लिख लीजिए और यहाँ पे आप भर्जन लिखिए। निस्तापन में क्या होता है, वायु की अनुपस्थिति, वायु की अनुपस्थिति, या अगर वायु है भी तो उसकी मात्रा बहुत कम होगी। ठीक है, और जो ताप होता है, कितना कितना ताप होता है, निम्न ताप। इसमें देखिए, इसमें उच्च ताप पर गर्म करते हैं। ठीक है, उच्च ताप पर गर्म करते हैं, और इसका ताप इतना उच्च होता है कि जो हमारा सांद्रित अयस्क है वो पिघले ना। ठीक है, लिख लीजिए, बिना पिघलाए। और इसमें वायु की नियंत्रित मात्रा में करवाते हैं। ठीक है, वायु की नियंत्रित मात्रा। अंतर यही है। निस्तापन तथा भर्जन आप लोग याद किए रहेंगे तो अंतर आराम से लिख लेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रगलन। प्रगलन क्या होता है इसको भी आप लोग समझ लीजिए। जब हम लोग निस्तापन तथा भर्जन करवाते हैं तो निस्तापन तथा भर्जन क्रिया के उपरांत प्राप्त अयस्क को, जैसे हमने निस्तापन करवा लिया, भर्जन करवा लिया, इसके बाद जो हमें अयस्क प्राप्त होता है उस अयस्क को हम लोग क्या करते हैं, इस अयस्क में कोक मिलाते हैं या फिर कोई उचित गालक मिलाते हैं। ठीक है, कोक या उचित गालक, उचित गालक मिलाते हैं। उचित गालक के साथ मिलाकर मिश्रण को, अब भाई हमने इसमें इसको मिला लिया तो इन दोनों से क्या बनेगा, एक मिश्रण बनेगा, और जो ये हमारा मिश्रण है इस मिश्रण को हम लोग उच्च ताप पर गर्म करेंगे। ठीक है, उच्च ताप पर गर्म करके जो हमारे पिघलाने की प्रक्रिया होती है, गर्म करके पिघलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पिघलाने की प्रक्रिया प्रगलन कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रगलन कहलाती है, प्रगलन कहलाती है। तो स्टूडेंट्स आप लोग प्रगलन क्या होता है समझ गए होंगे। जब हमने निस्तापन करवा देते हैं, भर्जन करवा देते हैं, उसके बाद जो हमें अयस्क मिलता है उस अयस्क में हम लोग कोक मिलाते हैं
या फिर कोई उचित गालक मिलाते हैं तो इससे हमारा मिश्रण बन गया। और ये जो मिश्रण है इस मिश्रण को हम लोग उच्च ताप पर गर्म करते हैं। उच्च ताप पर गर्म करके गलाने की प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। प्रगलन की क्रिया वात्या भट्टी में कराई जाती है। एक बात आप लोग समझ लीजिए, हमने भर्जन पढ़ा, हमने प्रगलन पढ़ा, ठीक है। ये हमारी भर्जन की प्रक्रिया परावर्तनी भट्टी में कराते हैं। और अगर हम लोग प्रगलन की बात करें तो जो हमारा प्रगलन होता है ये हम वात्या भट्टी में करवाते हैं। ये बात आपको समझ करके रखना है। बहुविकल्पीय के रूप में आपसे क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जा सकता है कि जो भर्जन की क्रिया है वो करवाई जाती है। अब आपको पता रहेगा किस भट्टी में करवाई जाती है तो आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे। इसके लिए आप लोग बारीकियों पर ध्यान दीजिए। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। इस प्रक्रिया में कोक प्रायः अपचायक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? अपचायक का कार्य करता है तथा अयस्क को गलित धातु में परिवर्तित कर देता है। अयस्क को किस धातु में परिवर्तित कर देता है? गलित धातु में परिवर्तित कर देता है। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप लोग एग्जाम्पल समझिए। उदाहरण देखिए, हेमेटाइट क्या है? हेमेटाइट Fe2O3 से आयरन की प्राप्ति के लिए, जो हमारा हेमेटाइट है, हेमेटाइट से आयरन की प्राप्ति के लिए सांद्रित, निस्तापित एवं भर्जित अयस्क में, सांद्रित, निस्तापित भी हो चुका है, भर्जित भी हो चुका है। अब इसमें क्या करते हैं? कोक तथा चूने का पत्थर गालक का काम करता है, मिलाकर वात्या भट्टी में गर्म करते हैं। इस क्रिया में Fe2O3 Fe में परिवर्तित हो जाता है। जो हमारा हेमेटाइट है वो Fe में क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। समझिए, Fe2O3 हेमेटाइट, इसको क्या करते हैं? कार्बन की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब हम लोग हेमेटाइट Fe2O3 का रिएक्शन कार्बन से करवाते हैं, अब आप लोग सोच रहे हो यहाँ पे कार्बन क्यों? क्योंकि जो कोक होता है, कोक में क्या होता है? कार्बन होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कार्बन से रिएक्शन करवाते हैं। तो क्या बनता है? आयरन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अगले स्टेप में देखिए क्या होता है। जो Fe2O3 है यानी कि हेमेटाइट कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो हमारे पास आयरन मिलता है प्रोडक्ट के रूप में। प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है? आयरन मिलता है। और क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने प्रगलन को भी समझा। तो चलिए स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।